जब हम लोग छोटी उम्र में थे, छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में, तो मेरे क्लास के जो स्टूडेंट थे, जो मेरे सहपाठी, वो लोग हमें एक जादू दिखाया करते थे। वैसे तो मेरा कभी भी जादू या चमत्कार जैसी चीज़ों में मेरा भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर कोई भी प्राकृतिक घटना हो रही है, हमारे आसपास कोई भी घटना हो रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन फिर भी जब बच्चा छोटा होता है तो जादू जैसी चीज़ों पे बहुत भरोसा करता है। तो हम लोग भी कर लिया करते थे। तो जादू क्या होता था कि एक बच्चे उस समय मीटर स्केल लेते थे, अगर आपको दिख रहा होगा तो, और अपने दोनों इंडेक्स फिगर को मीटर स्केल के दोनों साइड में रखते थे। एक को एक को तो एकदम किनारे रखते थे और दूसरे को थोड़ा सा किनारे से दूर रखते थे, मतलब सेंटर की तरफ। ये जैसे अभी मेरा राइट वाला सेंटर से थोड़ा करीब है और जो मेरा लेफ्ट वाला फिंगर है वो स्केल पे एकदम किनारे है। तो जब मैं इसको, अगर दोनों फिंगर को मैं पास लाने की कोशिश करूंगा, तो पहले आप लोग देखेंगे कि जो मेरा लेफ्ट वाला फिंगर है वही स्लाइड कर रहा होगा, लेकिन जो राइट वाला फिंगर है वो रुका रहेगा। और फिर कुछ देर के बाद राइट वाला फिंगर चलने लगेगा और लेफ्ट वाला रुक जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेफ्ट वाला फिंगर पास आ रहा है तेजी से, राइट वाला वहीं पे रुका हुआ है। फिर उसके बाद राइट वाला फिंगर चलने लगेगा। तो ये क्या हो रहा है कि एक बार लेफ्ट वाला फिंगर पास आ रहा है, जो थोड़ा सेंटर के करीब था वो रुका रह रहा है, फिर जो सेंटर करीब था वो पास आने लगा सेंटर के, और जो हमारा लेफ्ट वाला था वो रुका रह गया। तो ये उस समय एक जादू टाइप का माना जाता है। और इत्तेफाक देखिए कि 2020 में जेई एडवांस के क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी घटना पे एक सवाल डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं कि इसमें एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, और जो ये जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या था और उसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों पहले एक फिंगर रुका रह रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्केल और दूसरा फिंगर चल रहा है, मतलब स्लाइड कर रहा है। फिर उसके बाद से जो स्लाइड कर रहा था वो रुक जा रहा है और जो स्लाइड नहीं कर रहा था उसकी स्लाइडिंग शुरू होने लग रही है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब हम लोग उंगली रखते हैं स्केल पे, तो जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि ये आपका स्केल है, ये आपका स्केल है, और इस स्केल पे हम लोग अपना एक उंगली रखते हैं एकदम किनारे की तरफ यहां पे, और दूसरी उंगली थोड़ी सी किनारे से और नजदीक रखते हैं, सेंटर की तरफ नजदीक रखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने एक चीज पढ़ा होगा रोटेशन में। रोटेशन में एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा रोटेशन वाले चैप्टर में, या कई लोग उसको डायनेमिक्स में भी पढ़ाते हैं, टॉर्क इक्विलिब्रियम का। ठीक है, या रोटेशनल इक्विलिब्रियम का, कि अगर मान लो ये रुका हुआ है स्केल, तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क इस पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो या अगर हम दूसरे तरीके से और बात करें, तो यहां पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा और यहां पे भी एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और बीच में क्या लग रहा होगा आपका, एक्सिलरेस ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ठीक है, तो यहां वाला जो नॉर्मल फोर्स है और यहां वाला जो नॉर्मल फोर्स है, ये दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए, अगर सिमेट्रिक सिचुएशन होता है, अगर ऐसा होता कि आपने उंगली दोनों किनारे किनारे पे रखा हुआ है, तो जो सिमेट्रिकली जितना नॉर्मल फोर्स यहां है उतना ही नॉर्मल फोर्स यहां होता। लेकिन इस केस में क्या है कि ये वाला उंगली आपने थोड़ा सा सेंटर के करीब रखा है और ये कंपैरेटिवली सेंटर के क्या है, ज्यादा है। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे जो होगा, इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो जाएगा और कंपैरेटिवली इस वाले पे नॉर्मल फोर्स कम हो जाएगा। यानी कि N2 पे नॉर्मल फोर्स, N2 की वैल्यू N1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब दूसरी चीज, अगर हम ये माने कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट जितना यहां है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जितना यहां है उतना ही फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहां भी है, तो उस केस में नॉर्मल फोर्स यहां ज्यादा है और नॉर्मल फोर्स यहां कम है। तो
ऐसे केस में जो आपका यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ज्यादा है तो इसलिए फ्रिक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर लिया जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स होता है। तो जहां पे नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ज्यादा है, दैट्स वाई यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा है और यहाँ पे फ्रिक्शन कम है। तो इसीलिए पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही है और यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे ये करीब आता जा रहा है, तो जैसे जैसे ये करीब आता जा रहा है उंगली आपका इधर की तरफ, तो यहां वाला नॉर्मल भी अब क्या हो रहा है, बढ़ने लग रहा है धीरे धीरे। तो एक सिचुएशन अब ये आ रहा है कि अब देखो यहां पे स्लाइडिंग हो रही थी तो यहां जो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और यहां पे स्लाइडिंग नहीं हो रही थी तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। जैसे जैसे ये करीब आ रहा है तो यहां का नॉर्मल बढ़ता जा रहा है, यानी कि यहां पे भी जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा आ रहा है कि यहाँ का काइनेटिक फ्रिक्शन और यहाँ का जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो दोनों क्या हो जा रहा है, बराबर हो रहा है। उसके बाद क्या होगा कि अब जैसे ही ये इधर आएगा तो यहाँ का फ्रिक्शन कम हो जाएगा, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा हो गया इसकी तुलना में फ्रिक्शन। तो अब ये हो जाएगा रुक, यहाँ पे जाएगा, ये स्लाइडिंग होना बंद हो जाएगा। उसके बाद अब ये स्लाइड करने लगेगा, फिर से यही प्रक्रिया फिर होगी, फिर ये एक बार फिर से ये रुकेगा, फिर अब दोबारा ये स्लाइड करने लगेगा। तो यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है यही है कि जो नॉर्मल का डिफरेंस है उसके वजह से एक फ्रिक्शन डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दोनों पॉइंट्स पे, और फ्रिक्शन डिफरेंस की वजह से एक रुका रह रहा है और एक चल रहा है, ठीक है। तो यही ये सवाल था। तो आइए हम लोग सवाल देखते हैं पहले कि क्या है, जो 2020 के जेईई एडवांस में पूछा गया था। तो ये आपका सवाल है कि सेम वही चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पुट अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजेंटली ऑन योर इंडेक्स एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर्स विद द लेफ्ट वन एट 0 सेंटीमीटर एंड द राइट वन एट 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही वाली जो मैं बात बोल रहा था कि एक आप क्या करना है कि इसको 0 पे रखा है, लेफ्ट वाले को 0 पे रख दिया और जो राइट वाला है उसको 90 पे रख दिया। मतलब ये एक आपने 0 पे रखा और एक यहाँ पे कुछ 90 पे रख दिया, ठीक है। एकदम एक लेफ्ट वाला एकदम किनारे और ये वाला थोड़ा सा अंदर राइट वाला, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि व्हेन यू अटेम्प्ट टू मूव बोथ द फिंगर स्लोली टूवर्ड्स द सेंटर, जब दोनों को आप सेंटर की तरफ मूव कराने की कोशिश करेंगे तो इनिशियली ओनली द लेफ्ट फिंगर स्लिप्स विद द रिस्पेक्ट टू द स्केल। तो पहले मैंने वही जो आपको दिखाया एक्सपेरिमेंटली कि जब आप करेंगे दोनों को पास लाने की कोशिश करेंगे तो पहले लेफ्ट वाला ही चलेगा केवल, ठीक है ना। तो पहले क्या होगा कि फिर से पढ़ लेते हैं, व्हेन यू अटेम्प्ट टू मूव बोथ द फिंगर्स slowly towards the center, initially only the left finger slips with respect to the scale and the right finger does not। तो शुरू में केवल लेफ्ट वाला चलेगा और राइट वाला क्या रहेगा, रुका रहेगा, ठीक है, स्लाइडिंग उसकी नहीं होगी। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डिस्टेंस द लेफ्ट फिंगर स्टॉप्स, उसके बाद क्या होगा, अब लेफ्ट वाला जो कि स्लाइड कर रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, लेफ्ट वाला स्टॉप हो जाएगा एंड राइट वन स्टार्ट स्लाइडिंग स्लिपिंग, ठीक है। तो लेफ्ट वाला अब रुक जाएगा और राइट वाला अब क्या होने लगेगा, उसकी स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। फिर क्या बोला है, देन द राइट फिंगर्स स्टॉप, फिर से दोबारा क्या होगा, दोबारा राइट वाला रुक जाएगा और आपका लेफ्ट वाला फिर से दोबारा क्या होने लगेगा, स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। तो अब यहां पे देखो क्या दिया हुआ है कि पहले तो क्या था कि लेफ्ट वाला चल रहा था, फिर राइट वाला रुका था, अब फिर से क्या हुआ, अब लेफ्ट वाला रुक गया और राइट वाला चलने लगा, फिर से अब राइट वाला रुक जाएगा और लेफ्ट वाला दोबारा से चलने लगेगा। तो जो दोबारा राइट वाला जहां पे रुक रहा है उसका सेंटर से दूरी XR दिया है, तो ये X इंटू आर ऐसे हो गया है, बट ये एक्चुअली में इस तरह से है XR, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो XR जो है दोबारा जो राइट वाला जहां पे रुक रहा है उसकी दूरी सेंटर से क्या है, XR है, ठीक है। सेंटर ऑफ कोर्स 50 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। तो यही दिया हुआ है कि then the right finger stops at a distance XR from the center of the scale and the left one starts, ये स्लिपिंग है यहाँ पे, वो नहीं होगा, ठीक है। अगेन दिस हैपेंस बिकॉज टू द डिफरेंस इन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टू फिंगर्स, जो कि मैं अभी बात कर रहा था। ये जो दोनों फिंगर पे फ्रिक्शनल फोर्स का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि दोनों जगह नॉर्मल अलग अलग है, ठीक है। तो जो दोनों फिंगर पे फ्रिक्शनल फोर्स का डिफरेंस है उसकी वजह से ये क्रिएट हो रहा है।
ठीक है, मतलब ऐसा हो रहा है कि एक रुका रह रहा है, दूसरा स्लाइड कर रहा है। यहां पे इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन बिटवीन द फिंगर्स एंड द स्केल्स आर, तो यहां पे देखो जो फिंगर है और स्केल है उनके बीच का डायनामिक यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट और स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट आप लोग भी जानते हैं ज्यादा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 है, और जो आपका डायनामिक यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.32 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। ठीक है, तो वही आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ एक्स आर क्या होगी, यानी कि जो दूसरी बार रुका है आपका राइट वाला फिंगर, वो सेंटर से कितनी दूरी पर रुका है उसी की वैल्यू आपको बतानी है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग करते हैं, इस सवाल को देखते हैं। बार बार सवाल शायद रिपीट करना पड़े तो मैं दूसरे पेज में देख लेता हूं। तो देखिए पहले क्या दिया गया है कि भाई आपके पास ये स्केल है और इस स्केल के जो लेफ्ट वाले एंड पर हमने अपना लेफ्ट वाला फिंगर रख दिया यानी कि 0 सेंटीमीटर पे, और जो 90 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है वहां पे मैंने अपना राइट फिंगर रख दिया। ठीक है, तो शुरू शुरू में क्या हो रहा है कि ये इधर स्लाइड कर रहा है लेकिन ये रुका हुआ है स्केल के रिस्पेक्ट में, ये स्केल के रिस्पेक्ट में ये रुका हुआ है और ये क्या हो रहा है स्केल के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक सिचुएशन ऐसा आएगा, एक ऐसा डिस्टेंस आएगा कि ये तो मान लो रुका हुआ है 90 पे है, ये स्लाइड करते हुए थोड़ा इधर आ जाएगा, मतलब इस पोजीशन पे मान लीजिए आ जाएगा, सेंटर आपका बीचों बीच में है। तो अभी शुरू शुरू में सेंटर से इसकी दूरी तो 50 है, लेकिन जब ये स्लाइड करके इधर आ जाएगा तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि अब ये स्लाइड करना बंद करने वाला है और ये क्या होने वाला है, रुकने वाला है। तो मान लीजिए कि ये घटना हो रही है तब जब इस लेफ्ट वाले फिंगर की सेंटर से दूरी जो है क्या है, x1 है। ठीक है, अच्छा ये मोमेंट वो मोमेंट है, देखिए ये स्लाइडिंग के टेंडेंसी में था, तो यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा था वो काइनेटिक लग रहा था और ये रुका हुआ था, यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा था वो क्या लग रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास से जो इसकी दूरी है, जब ये घटना ऐसी हो रही है कि अब ये रुकने, ये चलने वाला है और ये स्लाइड करने वाला है, तो वो दूरी मैं मान लेता हूं कितनी है, x1 है। तो x1 वाले सिचुएशन में यहाँ पे नॉर्मल फोर्स अगर मान लीजिए कि मैं n1 मान लूं और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स मैं मान लीजिए कि n2 मान लूं, तो एक चीज क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो n1 का अगर टॉर्क हम लोग देखें तो क्या आएगा, n1 इंटू x1 आ जाएगा, और इसका जो टॉर्क देखें तो ये देखिए 90 पे है, ये 50 पे है, यानी कि ये जो दूरी है 40 सेंटीमीटर की है, ये सेंटर से राइट वाले की दूरी कितनी है, 40 है। तो इसका टॉर्क अगर देखें सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो n1 x1 आएगा, और इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट n2 का टॉर्क देखें तो कितना आ जाएगा, 40 इंटू n2 आ जाएगा। ये हमारा एक रिलेशन बन रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही है कि यहां पे जो हमारा फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा भाई, म्यू के इंटू n1, क्योंकि भाई आपका जान ही रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, नॉर्मल फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और ये जस्ट अब स्लाइड करने वाला स्टार्ट होने वाला है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन, और ये वही सिचुएशन होगा कि यहाँ का फ्रिक्शन की वैल्यू और यहाँ के फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, म्यू एस इंटू n2 के बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, इधर n2 से n2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी विल हैव x1 डिवाइडेड बाय म्यू के इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय म्यू एस। अब यहाँ पे हमें स्केल वगैरह चेंज करने की जरूरत है नहीं सेंटीमीटर मीटर का, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर कुछ फैक्टर होगा भी तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से x1 की जो वैल्यू निकल रही है वो कितनी निकल रही है, म्यू के डिवाइडेड बाय म्यू एस इंटू 40। अब म्यू के की वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में,
काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट वो 0.4 है और स्टैटिक काइनेटिक 0.32 है और स्टैटिक 0.4 है। ठीक है, तो ये हो गया 0.32 काइनेटिक वाला और स्टैटिक वाला 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 32, क्योंकि ये इससे 100 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.32 इज 32 सेंटीमीटर। यानी कि जो पहली बार स्टार्ट में क्या हो रहा था कि लेफ्ट वाला स्लाइड कर रहा था, राइट वाला रुका हुआ था, तो जहां से अब ये रिवर्स होने वाला है सिस्टम कि अब राइट वाला स्लाइड करने वाला है और लेफ्ट वाला रुक जाएगा, तो लेफ्ट वाला जहां पे रुकेगा उसकी सेंटर से जो दूरी होगी वो 32 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इतनी कहानी हो गई। अब इसके बाद का क्या बोला है, इसके बाद ये बोला है कि अब तो भाई चलो आपका ये जो लेफ्ट वाला है ये तो रुक चुका है, लेफ्ट वाला रुक गया। लेफ्ट वाला कितनी दूरी पर रुक गया, 32 सेंटीमीटर की दूरी पर, सेंटर से कितनी दूरी पर, 32 सेंटीमीटर। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि शायद दिख नहीं रहा होगा। 32 सेंटीमीटर पे लेफ्ट वाला रुक चुका है, यानी कि नो स्लाइडिंग का सिचुएशन। और ये जो है आपका इधर वाला राइट वाला, ये तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर था ही। अब यहां से इसकी स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। अब ये रुक जाएगा और ये इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ स्लाइड करने लगेगा, यानी कि सेंटर की तरफ ये स्लाइड करने लगेगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये भी एक जगह जाके रुकेगा और दोबारा ये स्लाइड करने लगेगा। तो ये अब कहां रुकेगा, सेंटर से कितनी दूरी पर रुकेगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मान लीजिए कि उसका सिचुएशन मैं यहां पे बना देता हूं कि भाई आपका ये है सेंटर और हमारा जो लेफ्ट वाला है वो तो आपका 32 सेंटीमीटर पे रुका ही है। अब ये जहां पे आया, अब मान लीजिए कि इसकी दूरी जब x1 हो गई, पहले कितनी दूरी थी, 40 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कि जब x2 हो गई तो ये स्लाइड कर रहा था, यानी कि यहां पे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, और ये रुका हुआ था तो यहां पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। अब क्या होगा, यहीं से आपका सीन चेंज होने वाला है दोबारा से। अब दोबारा से ये रुकने वाला है और ये क्या होने वाला है, चलने वाला है। तो इसका मतलब या पहली बात तो ये होगा कि भाई यहाँ पे जो नॉर्मल है, यहाँ पे जो नॉर्मल है, दोनों के नॉर्मल का टॉर्क जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ का नॉर्मल मान लेता हूँ n1 डैश और यहाँ का नॉर्मल मैं मान लेता हूँ n2 डैश। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ का जो फ्रिक्शन होगा, क्योंकि स्लाइड कर रहा था तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और यहाँ पे रुका हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब यहाँ का फ्रिक्शन बराबर होने वाला है। ये रुका हुआ था, अब जस्ट स्लाइड करने का सिचुएशन है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा और यहाँ तो काइनेटिक फ्रिक्शन है ही है। तो दोनों जगह के फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो सबसे पहले हम लोग जो नॉर्मल फोर्स है उनका टॉर्क बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे n1 डैश का टॉर्क क्या हो जाएगा, n1 डैश इंटू 32, सेंटर ऑफ मास से दूरी इसकी 32 है, और इसका कितना हो जाएगा, x2 इंटू n2 डैश। ये हमारा इक्वेशन नंबर ए मान लेता हूं मैं इसको। उसके बाद फ्रिक्शन जो यहां पे होगा स्टैटिक, वो कितना हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स इंटू म्यू एस, और यहां का काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स इंटू म्यू के। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, अब सेम चीज यहां पे भी हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो n1 डैश से n1 डैश और n2 डैश से n2 डैश कैंसिल हो जाएगा, और 32 डिवाइडेड बाई म्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 डिवाइडेड बाई म्यू के। तो यहां से हमें x2 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपको मिल जाएगी 32 इंटू म्यू के डिवाइडेड बाई म्यू एस। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसको यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 इंटू म्यू के की वैल्यू थी 0.32 और यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू कितनी थी, 0.4 थी। तो इसको हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 32 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.2, दो ऊपर नीचे दोनों 10 से मल्टीप्लाई कर दिया फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, और ये हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 32।
तो ये आप जान ही रहे हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 और फिर ये हो जाएगा आपका 1.6 यानी कि 25.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो दोबारा से जहां पे राइट वाला रुकेगा उसका जो दूरी होगा सेंटर से उस पोजीशन की वो 25.6 होगा और इसी दूरी को XR बोला गया है। ठीक है, हमारे सवाल में इसी दूरी को क्या बोला गया है, XR। देखिए, क्योंकि यहां पे देखिए लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ था कि आफ्टर सम डिस्टेंस द लेफ्ट फिंगर स्टॉप्स एंड द राइट वन स्टार्ट्स स्लाइडिंग, देन द राइट फिंगर स्टॉप्स। तो जहां पे दोबारा राइट फिंगर स्टॉप हुआ है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस XR फ्रॉम द सेंटर, वही पूछा गया है। तो जहां पे दोबारा राइट फिंगर स्टार्ट हुआ है उसकी जो सेंटर से दूरी है वो कितनी है, X2 है, इसी को मैंने XR बोला था। तो वो जो दूरी आएगी एक्चुअली में आपका 25.6 आएगी, यानी कि XR की वैल्यू जो आपकी है 25.6 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही और सारे सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो टॉर्क बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट है और प्लस जो एक फ्रिक्शन, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन का जो बेसिक यूज है वो इस सवाल में था। तो क्वेश्चन अगर जो भी स्टूडेंट इसको समझ जाएगा वो जरूर इसको अच्छे से कर लेगा।